नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी आपका शिखर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पे अपना साइंस का जनरल जीएस जिसको बोलते हैं, जनरल साइंस बोलते हैं, इस पर पहला टॉपिक रिलीज कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी, प्लस उनको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथ में जैसे ही टॉपिक होगा उनसे संबंधित लाइव टेस्ट या फिर जो टेस्ट प्रोसेस होता है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जीव विज्ञान का भाग होगा, लेकिन मैं इससे पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अपन जो पढ़ेंगे वो होगा सामान्य विज्ञान, जिसको जनरल साइंस से भी नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसको शॉर्ट में जीएस बोलते हैं। अब इस जो जीएस जो भाग है इसके अंदर तीन मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। तो ये तीन भाग हैं दोस्तों जो सामान्य विज्ञान का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आपको बायोलॉजी, बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों भाग आपको पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से समझना, बायोलॉजी जो भाग है इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी जो होता है इसको कहा जाता है पादप विज्ञान और इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान। ठीक है ना, तो ये दोनों भाग इसी के ही है। लेकिन अगर अपन मान लो कि तैयारी कर रहे हैं साथ में एनटीपीसी की और एसएससी की, तो ये जो चैनल है वो आपको सुविधा प्रदान करेगा एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, प्लस साथ में कांस्टेबल और पटवार के लिए। तो इनमें मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी और एसएससी के साथ में कांस्टेबल जो राजस्थान में एसआई जो भी एग्जाम होगी उनसे रिलेटेड मैटर, साथ में पटवार का। अब पटवार है वो एक छोटा आर्य इस तरीके से बोला जाता है। तो इन सब के लिए ध्यान से समझना, एक नया नाम और आता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस, जिसके अंदर मॉडर्न साइंस से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारा सब आपको पढ़ाया जाएगा। प्लस केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर दो मुख्य पार्ट होते हैं इसके, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक भाग। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों भाग हैं, ये भी केमिस्ट्री के हैं, ये भी बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर दोनों चीजें इसके अंदर कंपेयर होंगी। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जनरल मैंने जो बातें बताई थी इन्हीं पे आधारित अपन बात करते हैं। सबसे पहले पटवारी से रिलेटेड, तो पटवार जो है वो आपको कांस्टेबल का सिलेबस फ्री में कवर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में लगभग समान टॉपिक है, इसलिए अपन ऐसा नहीं समझना है कि भाई पटवारी का मैटर अलग है या कांस्टेबल लेवल का या पुलिस का लेवल अलग है। तो दोनों के लिए अगर अपन बात करते हैं तो अपन सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जीव विज्ञान जो भाग है इसके अंदर सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे उत्तक। ठीक है, जिसका एक जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है ना, तो उत्तक जो होता है सामान्यतः इसे ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में टिश्यू नाम से भी जाना जाता है, टिश्यू भी कहते हैं। ये जो उत्तक होता है ये क्या होता है, देखो इसकी पूरी कहानी समझते हैं अपन। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है कोशिका से। तो कोशिका समझाना सीधा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोशिका के बारे में वो सारी छोटी छोटी चीजें जानने के लिए पहले उससे बड़े के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे अपन कहीं किसी गांव में जाते हैं तो बोलते हैं यार कि ये जानते होगा, तो लोग पूछते हैं यार इसके बाप का क्या नाम, मतलब उससे बड़े के बारे में बताना होता है। तो उत्तक को पढ़ने के लिए कुछ नाम जरूरी होते हैं, तो कोशिका से रिलेटेड है, लेकिन कोशिका की पहचान कौन कराता है, उत्तक। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो कोशिकाएं होती है ना, ये जब समूह बनाती हैं
ध्यान से समझिएगा, जब कोशिका जब मिलकर जब समूह बनाती हैं तो इससे जो बनता है उससे कहा जाता है उत्तक। क्या कहा जाता है? उत्तक। ये अपने आप में इंग्लिश में वर्ड है इसका टिश्यू। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा कि उत्तक होते हैं, वो फिर अगर मिलकर मान लो कि समूह बनाते हैं, तो ये जो समूह होता है ना, इसके उत्तक के समूह को नाम दिया जाता है उत्तक तंत्र। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना, तंत्र नाम आ रहा है, तो तंत्र जो होता है इसके लिए इंग्लिश में नाम आता है सिस्टम। मैं दोनों में ही बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश में नाम, ताकि कोई बच्चा हो उसको दिक्कत ना हो हिंदी इंग्लिश नाम से। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, तंत्र का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जब कोई पार्ट कोई ग्रुपिंग करता है या सिस्टम में समूह बनाता है, तो वो समूह ही उसको दर्शाता है। जैसे अपन बात करते हैं पुलिस सिस्टम, पुलिस में क्या होता है? कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, बाद में एएसआई होते हैं, ऐसे बहुत सारे भाग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। एजुकेशन में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होता है, मैनेजमेंट होता है, स्कूल ड्राइवर होते हैं, सारे मिलकर स्कूल सिस्टम को चला रहे हैं, जो एक एजुकेशन सिस्टम है। तो सिस्टम मतलब कहीं पर भी नाम आ जाए, जैसे मैंने बोल दिया तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, मतलब ये बहुत सारे अंगों का एक समूह है। समझ में आई ना बात? तो इतनी अगर बात समझ में आ गई तो अपन बात करते हैं इसके आगे। उत्तक तंत्र मिलकर जब मान लो कि आगे फिर समूह बना रहा हो, अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इसको ये ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो जब ये समूह बना रहा होता है तो उसको बाद में बोला जाता है अंग। और ये जो अंग होता है इसको इंडिविजुअली अपन बोल सकते हैं ऑर्गन या कोई एक पर्टिकुलर भाग। ठीक है ना, तो आगे मैं देखो फिर बात करता हूं, जैसे अंगों ने मिलकर मान लो कि मैंने बोल दिया समूह बनाते हैं। जब ऑर्गन जब समूह बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, इनका समूह क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे अंग तंत्र। अब एक बार जरा थोड़ा इंग्लिश में फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है भाई छोटी छोटी बातों में। तो अंग को बोलते हैं अपन ऑर्गन, और तंत्र के लिए क्या नाम आ गया? सिस्टम। तो देखो अंग जो था, अंग ये ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे टिश्यू था, उत्तक था, वो उत्तक तंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बहुत सारे अंग तंत्र जब मिले, तो जब इन्होंने मिलकर समूह बनाया, तब जाके अपना एक शरीर बना। शरीर का मतलब मैं इसको जनरली इंग्लिश में बॉडी नाम से भी बोल सकता हूं, है ना। तो शरीर का निर्माण करने के लिए देखो ध्यान से सुनना, जब अपन शरीर को पढ़ते हैं उस टाइम हमें क्या पढ़ाया जाता है? टीचर हमें क्या पढ़ाता है क्लास में? शरीर के तंत्र पढ़ाता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे तंत्र पढ़ते हैं ना। वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि अपन किसको पढ़ सके? शरीर को। तो यहाँ पर अगर अपन उत्तक पढ़ रहे हैं तो देखो ध्यान से अपन को पता होना चाहिए कि कोशिका, सुना है ना कोशिका क्या होती है? तो देखो कोशिका के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूं। जैसे अपन बोलते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको स्मॉलेस्ट यूनिट। समझना ध्यान से, सबसे छोटी मतलब इससे छोटा कोई नहीं है। यूनिट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? इकाई का मतलब क्या होता है? तो देखो इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। इकाई का मतलब होता है एक। कोई भी चीज एक होती है उसके लिए इकाई बोलते हैं। अपन काउंटिंग करते हैं जनरल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उनमें इकाई का मतलब एक ही लाइन निकलती है, एक। तो मतलब वो एक सबसे छोटी संरचना जो हमारे शरीर को बनने के लिए काम करती है, वो कौन होती है? कोशिका होती है। बात समझ में ही ना। तो इसी कोशिका से आगे हटके अपन बात करते हैं उत्तक के ऊपर। ठीक है, तो यही उत्तक है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जिसको किसने बनाया है? कोशिकाओं ने। और इस उत्तक ने आगे किसको बनाया है? अंग तंत्र को, जो आगे किसका रूप लेने वाला है? अंग का। अब सर अंग मतलब जैसे मैंने बोल दिया आंख, नाक, जीभ, हार्ट, हृदय हो गया, छोटी आंत हो गई, ये सारे किसके नाम है? अंगों के नाम है। समझ में आ गई ना। तो अब अपन बात करेंगे इसके बेसिक जानकारी के ऊपर। ओके, तो चलो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं अपन इसी टॉपिक के ऊपर विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं उत्तक के बारे में। ठीक है ना। जो उत्तक होता है इसके अध्ययन के लिए नाम आता है कि इसका अध्ययन, जनरली इसको नाम देते हैं इंग्लिश के अंदर स्टडी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? समझना ध्यान से, इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टो जो वर्ड आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उत्तक को, हिस्टा। लेकिन जो लॉजी नाम आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू स्टडी को। ध्यान से देखना, समझना ध्यान से कि ये जो स्टडी वर्ड है ये अध्ययन है,
इस अध्ययन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजी। मतलब किसी भी नाम के लास्ट में लॉजी आ गया तो ये किसको दर्शाता है, ये उससे संबंधित अध्ययन को या परख को बताता है। परख का मतलब उसके बारे में सीखने को, जांचने को, ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड क्लियर हो गया कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। अब इसके जनकों के वो जो क्रम है वो मैं आपको ट्रिक से अलग से टेबल बना के याद कराऊंगा ताकि आपको कभी भी इसको भूलना ना पड़े, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब ऊतक के बारे में अपन को पता चल गया कि इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो एक और नया क्वेश्चन आ गया कि इसकी परिभाषा क्या होगी। अब परिभाषा क्या होती है, देखो किसी भी चीज को समझाने की एक छोटी सी एक हिंट होती है, एक उसकी समझाने की एक संक्षिप्त की एक छोटी सी लाइन होती है जिसको अपन परिभाषा नाम देते हैं। समझ में आ रही है ना। तो देखो समझना कि ऊतक को कैसे परिभाषित करेंगे। अपन बोलेंगे कोशिकाओं का ऐसा समूह, ध्यान से सुनना, कोशिकाओं का ऐसा समूह। अब देखो समूह बोल दिया मैंने, यहाँ पे चित्र बना के बताया था अभी लाइन में कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, आगे क्या होगा देखो, जिसमें उपस्थित सभी, अब फिर वही नाम आ रहा है कोशिकाएं, क्योंकि ये समूह है और उस समूह में जो भी कोशिकाएं होंगी उनके बारे में अपन को बताना है। तो उपस्थित सभी कोशिकाएं। अब अगली क्या विशेषता है कि सुनना ध्यान से, सभी कोशिकाएं संरचना व कार्य में क्या हो, समान हो। अपनी भाषा में समझते हैं, इसको है ना जोर नहीं देना दिमाग पे। मान लो कि एक कोशिका है वो ऐसी संरचना में है, दूसरी भी ऐसी संरचना में बना हुआ है, ये बीच में इनके केंद्रक बना हुआ है, तो ये दिखने में सारी एक जैसी हैं। तो जो भी इस गुच्छे में है, ये गुच्छा बन गया, इसमें जितनी भी कोशिकाएं वो दिखने में एक जैसी हैं। ऐसी भी नहीं है, मान लो इनका गोलाकार रूप है, समझना ध्यान से। तो सारी दिखने में कैसी हैं, गोल कोशिकाएं दिख रही हैं। तो इनका देखो ये रहा, संरचना का मतलब होता है इनका रूप, कार्य का मतलब होता है इनका काम। तो सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। समझ में आई ना बात। तो क्या याद रखना है कि जो संरचना का मतलब होता है रूप, मतलब ये दिखने में, रूप का मतलब क्या होता है बेटा, दिखना, और दिखेंगी तभी तो अपन को पता चलेगा कि उनका कैसा रूप या आकार है। कार्य में, अब कार्य को समझते हैं। जैसे जीभ है, तो जीभ के अंदर, ये अपनी जीभ है, इसके अंदर अलग अलग भाग होंगे, एक आगे का भाग होगा, साइडों का भाग होगा, पीछे का होगा, ये अलग स्वाद देगा, ये अलग देगा। तो यहाँ की सबकी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना अलग अलग काम करती हैं। तो काम के आधार पर और संरचना के आधार पर जब वो समान हो, ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। समझ में आ गया ना। अब तुम्हें एक फायदा हो गया इस चीज का। क्या फायदा हो गया कि एक नाम आपने पढ़ लिया कोई सा भी, ये वाला ऊतक है, ये कैसा काम करता है या कैसा होता है, तो अपन को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी इसी में अपन आगे बात करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो अभी अपन इन्हीं के बारे में नेक्स्ट भाग बनाते हैं, इन्हीं का देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूप होता है। तो देखो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो इनका वर्गीकरण पूछा जाता है। ऊतकों की सामान्य जानकारी पूछी जाती है, और वो सामान्य जानकारी जहां पर आ जाती है ना, वही क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो उसके अंदर एक चीज जरूर देखना कि पूछा क्या गया है। तो देखो यही जो ऊतक नाम है, इसी को मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया है, इसी की बात करते हैं। ऊतक जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है सामान्य जानकारी के आधार पर। एक तो पादपों में और दूसरा अपन बोल सकते हैं जंतुओं में। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक, ये दो ऊतक हो गए। सबको पता है कि ये दोनों ही क्या होते हैं अपने आप में, प्राणी। तो प्राणी का जो ऊतक है वो दो भागों में बांटा गया है, पादपों वाला और जंतु वाले भाग में। तो पादप भाग का पहले जिक्र करेंगे, फिर अपन जंतु के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से भाग हैं, फिर उनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो पादप जो ऊतक होता है, ये ऊतक दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उसको कहते हैं विभज्योतकी ऊतक, जबकि दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है स्थायी ऊतक।
इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ध्यान से समझना, मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक होता है वो नाम ज्यादा आता है एग्जामों में, ना कि विभज्योतकी उत्तक। तो आपको इस नाम पे थोड़ा सा फोकस करना है। अभी इसका अर्थ समझाएंगे। स्थायी उत्तक होता है, इंग्लिश में इसको वर्ड दिया जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या नाम देते हैं इसको? परमानेंट, मतलब स्थायी होता है हमेशा के लिए, तो स्थायी उत्तक। ठीक है, समझ में आ गई। विभज्योतकी क्या होता है? देखो, विभाजनशील उत्तक, मतलब इस उत्तक की विशेषता क्या हो गई अगर आपसे पूछी जाए तो? इसकी एक ही विशेषता है, देखो, विभज्योतकी, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं विभाजनशील उत्तक। क्या बोल सकते हैं भाई? विभाजनशील उत्तक, मतलब इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है? विभाजन की। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब समझते हैं, है ना। हर वर्ड को समझना अपन को कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है। कुछ भी नाम नहीं समझ में आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सर ये नाम क्या था, हमें समझ में नहीं आया। इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको अगले वाले वीडियो में जरूर दी जाएगी। तो जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे तब तक दूसरे की अपन बात नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, विभाजनशील जो उत्तक होता है इसकी क्या विशेषता होती है बताओ। देखो, इस उत्तक में अपन कैसे बोलेंगे? इस उत्तक में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं। अब कोशिकाएं लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया सेल्स, ज्यादा बेटर है ना। तो सभी कोशिकाएं क्या काम करती हैं? विभाजन। तो सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यही अर्थ निकलता है ना इसका सीधा सा। अब विभाजन का मतलब नहीं है कि मैंने इसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, ऐसा कुछ। विभाजन का मतलब क्या है? विभाजन का मतलब उनमें क्या होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। अब तुम खुद देखो, एक बार समझना, ये कोशिका थी, ये विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनी, फिर ये विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनी, फिर ये और आगे दो भागों में बंटी। समझ में आ रही है ना। सम का मतलब समान, समसूत्री विभाजन। तो सम का मतलब क्या होगा? समान। तो दो समान भागों में बढ़ती जा रही हैं। अब तुम देखो भाई लोगों कि इसका क्या जवाब निकल के सामने आएगा कि सर एक कोशिका थी, उस कोशिका से इतनी कोशिकाएं बन गई। मतलब हमारा शरीर था वो, है ना जी, स्टार्टिंग में शुक्राणु अंडाणु की स्थिति में था, लेकिन उनमें धीरे 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 विभाजन होता गया, और विभाजन होने के कारण शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से शरीर का आकार क्या हो गया? बड़ा। समझ में आई ना बात। तो ये जो प्रोसेस था वो इसीलिए होता है ताकि हमारे शरीर में क्या हो, इनका काम चालू रहे। समझ में आई ना बात। तो पहला जो पॉइंट बताया मैंने वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि विभज्योतकी उत्तक जो होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, इसी की बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि विभाजनशील उत्तक की क्या मुख्य विशेषता होती है? इस उत्तक की सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना? चलो, जबकि सामने मैंने इसका दूसरा भाग लिखा था, आपको ध्यान हो तो, ये इसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा भाग। तो दूसरा भाग है, या मैं बोल दूं इसको स्थायी उत्तक है, उसकी क्या विशेषता है? देखो, इसमें इसके जस्ट ऑपोजिट लिखना है। इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। समझ में आ रही है ना। अब फिर सोच रहे होंगे कि इसमें सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कहां से आता है, ये कहां से निकल के आया। आपने बता तो दिया कि दो होते हैं, लेकिन ये आए कहां से? तो देखो, जब कोई पौधा बनता है, ध्यान से समझना, ये मिट्टी में मैंने कोई बीज लगाया, कोई सीड इम्प्लांट किया, तो जैसे इसको लगाया तो इसमें क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऐसे संरचनाएं निकलती हैं। ऊपर वाला जो तने में बदलता है, नीचे वाला जड़ में बनता है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक तो होता है ऊपर वाला भाग जो ऊपर की ओर जाएगा, ये बनाएगा तना, नीचे वाले को बनाएगा मूल, या इसको अपन बोलते हैं रूट। समझ में आ रही है ना बात। तो ये जो भाग बन रहे हैं इनमें वृद्धि कब होगी? जब कोशिका विभाजन। तो ये निकले कहां पर? ये तना एक दिन बड़ा होता होता एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि इसमें आगे वृद्धि नहीं होती, है ना। तो देखो समझो, ये चीज पहले ग्रोथ कर रहा था, मतलब पहले इनमें विभाजन हो रहा था। समझ में आ रही है ना। तो देखो क्या अर्थ समझ में आया कि विभज्योतकी उत्तक है वो कुछ समय बाद धीरे धीरे, ध्यान से देखना इस चीज को,
किस में बदल जाता है? स्थायी उत्तक में बदल जाता है। तो विभज्योत की उत्तक ही खुद धीरे धीरे टाइम के हिसाब से किस में बदलना चालू हो जाता है? स्थायी उत्तक में। समझ में आ गई ना बात? तो आपसे कोई पूछे कि स्थायी उत्तक कहां से आया? विभज्योत की उत्तक से। भाई अपन पैदा हुए थे, अपनी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसके बाद अपनी बॉडी की सारी ग्रोथ रुक जाती है। समझ में आ रही है ना? तो वो कहां से आई? क्योंकि ये कोशिकाएं धीरे धीरे है ना जी, धीरे धीरे विभाजन की क्षमता खोते जाएंगे खोते जाएंगे खोते जाएंगे और ये एक दिन स्थायी हो जाएंगी। अब उनमें कोई विभाजन नहीं होगा, उनका आकार भी वही हो जाता है। समझ में आया नहीं आया बताओ? तो इतना सा था। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे इसमें और क्या क्या होता है। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं विभज्योत की उत्तक के लिए, दोबारा से पढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ना विभज्योत की का मतलब क्या होता है, स्थायी का मतलब क्या होता है? यही चीजें अपन को समझनी है ना, ज्यादा डीपली नहीं आता है। तो सबसे पहले अपन को फोकस रखना है कि भाई पटवार और अगर कांस्टेबल और इनकी एनटीपीसी एग्जाम अगर अपन को क्वालिफाई करना है तो बेसिक जानकारी अपने पास होनी चाहिए। पादप उत्तक के कितने भाग बनाए अपन ने? 2 भाग। कौन कौन सा था? पहला था विभज्योतकी, जबकि दूसरा कौन सा था बताओ? स्थायी, है ना? आप चाहो तो इनको पूरा लिख सकते हो साथ में उत्तक नाम देके। ओके, तो विभज्योत की उत्तक क्या होता है? जिसमें विभाजन होता है। क्लियर हो गया? विशेषता कंप्लीट। अब इसके भाग, इसके 3 भाग पढ़े हैं। क्यों गुरुजी हमें तो पता है नहीं, आपने तो ऐसे बना दिया 3 भाग होते हैं। कैसे होते हैं भाई? कोई आइडिया तो दो हमें कि सर यहाँ से निकल के ऐसे आए। हमने 2 भी तो बनाए, आपने 5 क्यों नहीं बनाए? समझ में आ रही है ना? तो चलो बात करते हैं। तो देखो इसको चित्र से समझाते हैं। मैं एक बार स्थायी उत्तक को नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है? अपन विभज्योत की पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो खास बात आती है वो आती है इसका चित्र द्वारा समझना। तो देखो डायग्रामेटिक फॉर्म क्या होगी इसकी। ये एक मैंने तना बनाया है। क्या बनाया है? तना। सब जानते हो ना कैसा होता है तना? तने की सामान्य संरचना होती है बेलनाकार। बेलनाकार मतलब गोल गोल, जैसे मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? समझिएगा इस चीज को। तो इस तने के अंदर पहला जो भाग आएगा वो ऐसे निकल कर आएगा। देखो ध्यान से सुनना। पहला भाग एक ये रहा, फिर दूसरा भाग ये वाला बना, तीसरा भाग इसकी चौड़ाई वाला। समझ में आ रही है क्या? मैंने इसके अंदर कितने भाग बनाए आपको समझाने के लिए? 3 भाग। कौन कौन सा? एक तो सबसे ऊपरी भाग दिख रहा है आपको बना हुआ, दूसरे के अंदर बीच में से कटा हुआ दिख रहा है, मतलब अपन बोल सकते हैं ये संधि स्थल है, हो गया। कैसा हो गया? संधि स्थल। और तीसरा कौन सा भाग हो गया बताओ? चौड़ा भाग। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? ऊपरी भाग, बीच वाला ये कटा हुआ भाग। कटा हुआ जानते हो क्या कैसे? जैसे गन्ने में होता है ना, बीच के अंदर ऐसे बनी होती है। समझ में आई बात? तो ये 2-3 चीजें हैं जनरली जो आपको याद रखनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को अपन आगे समझते हैं। तो ये जो अपन ने तना बनाया है, इस तने में सबसे ऊपरी भाग है पहला भाग। तो देखो इसमें क्या नाम निकला? ऊपरी भाग। और ऊपरी भाग जो होता है उसको अपन जनरली एक नाम से जानते हैं, शीर्ष भाग। समझ में आ रही है ना? और शीर्ष भाग क्या होता है? तो देखो इसको बोलेंगे शीर्षस्थ। अब थोड़ा बहुत संस्कृत के नाम आते हैं ना, याद तो करने पड़ेंगे अपन को। तो शीर्षस्थ नाम निकला, देखो इसी में से निकल के आया। अब कौन सा उत्तक पढ़ रहे हैं अपन? विभज्योत की। तो इसी के आगे नाम लिख दो, विभज्योत की उत्तक। तो पहला नाम कौन सा निकल गया है? शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक। इंग्लिश में लिखा आता है इसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल का मतलब होता है, एपी का मतलब अपर पार्ट में, ऊपरी भाग में। समझ में आ गया? चलो दूसरा भाग अपन ने दिखा था, इसमें संधि वाला भाग है। तीसरा वो भाग है जो चौड़ा भाग है। समझ में आई ना? तो देखो इन दोनों को अपन कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में तो देखो इसको याद रखने की कहानी है। अपन ने देखा होगा गन्ना, और गन्ने में क्या होती हैं? ऐसी पालियां बनी होती हैं। देखी है नहीं देखी बताओ? तो इस गन्ने में जो पालियां होती हैं इनको बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। और संधि के लिए नाम आ जाएगा तो इसको बोलेंगे इंटरकैलरी। ठीक है ना? अब इंटर का मतलब होता है बेटा जी बीच में,
तो इंटर का मतलब हो गया बीच में, कैलोरी का मतलब हो गया संधि, कैलोरी का मतलब क्या है यहाँ पर संधि। तो संधि क्या हो गई, इनके बीच में, तने के बीच बीच में संधियां हो जाती हैं। तीसरा जो होता है देखो ये वाला चौड़ा जो भाग है। अब चौड़ा आदमी कब होता है, देखो ध्यान से सुनना, समझिएगा बात को, कि एक तो जब बच्चा पैदा होता है तब ऊपर की ओर वृद्धि करता है, मतलब उसमें लंबाई में वृद्धि होती है। चलो जी लंबाई में, है ना, तो इसको बोला जाता है प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब उसके बाद में वो साइड में वृद्धि करता है, चाहे वो तना हो चाहे वो आदमी हो, तो जब वो साइड में वृद्धि करता है, मतलब उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, तब उसको बोला जाता है द्वितीयक वृद्धि। समझ में आ रही है ना। तो यहां पर जो ये चौड़ाई में वृद्धि करा रहा है, इसके लिए नाम आएगा पार्श्व। क्या नाम आएगा, पार्श्व। देखो पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। लेकिन याद रखने वाली चीज यहां पर ये आ रही है, देखो क्या आ रही है, यहां पर अपन को शीर्ष नाम रटना है, यहां पर अपन को संधि नाम रटना है। कंफर्म कर लो इसको कि अब दोबारा कभी याद नहीं करना पड़े। पार्श्व का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइड या लेटरल। क्या बोलते हैं, साइड या लेटरल। समझ में आ गई ना। तो ये नाम बहुत कम लिखाता है, पार्श्व विभज्योत की शॉर्ट में लिखाता है पार्श्व विभज्योत की उत्तक। क्या लिखाता है, पार्श्व। तो पार्श्व नाम आए या फिर लेटरल नाम आए, लेटरल भी कैसे, हिंदी में लिख दिया इस तरीके से। अब वो है वही चीज, लेकिन उसका नाम का अर्थ चेंज हो गया कि सर ये हिंदी में था, ये इंग्लिश को हिंदी बना के लिख दिया। समझ में आ रही है ना। तो इन नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपन को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, विभज्योत की उत्तक कितने प्रकार का होता है। एक तो सबसे ऊपरी होता है, उसको कहते हैं शीर्षस्थ। दूसरा कौन सा होता है बताओ, तो उसके लिए देखो मैंने यहां पे बताया था इंटरकैलरी या इंटरनोडल। तो देखो इसको बोलेंगे अपन संधि युक्त भाग, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी। तीसरा जो भाग था अपन ने उसको भी नाम दिया था, क्या नाम दिया था, देखो इधर पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। समझ में आई ना। तो कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। क्लियर हो गए। अब आगे और बात करते हैं शीर्षस्थ का कार्य। अब देखो एग्जाम में इसका कार्य, अब तीनों के ही कार्य याद करेंगे अपन, क्या काम करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के कार्य पे फोकस करते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम आता है वो क्या आता है इसका, कि शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक क्या काम करता है। तो देखो तने को शीर्ष में ऊपर की ओर, तना ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक है वो तने की लंबाई में वृद्धि करवाता है। या मैं ऐसे नहीं बोलकर इसको ऐसे भी बुलवा सकता हूं, इसको क्या बोल सकते हैं इसको, कि तना ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। कौन करता है ऊपर की ओर वृद्धि, तो इसके लिए देखो किसके लिए नाम आ रहा है, ये तने के लिए, कि तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ठीक है। लो दे दो। अब इसी में आगे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक, ये जो पहला उत्तक वो किसके लिए काम करता है, वो तने के लिए काम करता है, वो मूल के लिए काम करता है, कि वो पत्तियों के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है। तो शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक है, ध्यान से सुनिएगा, शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक है वो किसके लिए काम करेगा, तीनों के लिए काम करेगा। लेकिन पत्ती में वो सबसे कम काम करता है। कैसे, क्योंकि पत्तियों में भी तो पत्तियों में भी तो विभाजन होता है ना, उन्हीं में भी तो आकार में वृद्धि होती है। एक छोटी सी पत्ती वो आकार बढ़ाती है अपना, समझ में आई ना बात। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला एक जो नया क्वेश्चन है वो मैं भी बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसी क्वेश्चन में अपन गलती कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा उत्तक, देखो ध्यान से समझना, निम्न में से कौन सा उत्तक विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक का उदाहरण नहीं है।
ठीक है ना। पहले ऑप्शन में आ गया शीर्षस्थ, दूसरे में आ गया इंटरकैलरी, तीसरे में आ गया पार्श्व, और चौथे में नाम दे दिया कोई स्थायी उत्तक का। तो आप पहचान जाओगे ना कि चौथे वाला ऑप्शन है वो इसका उदाहरण नहीं है। बात समझ में ये नहीं है बताओ। तो याद रखना कि विभज्योत उत्तक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, शीर्षस्थ, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी को कहानी से रख लेना, गन्ने में जो होते हैं बीच में पालियां बनी होती है ना। तीसरा होता है पार्श्व विभज्योत उत्तक, जो चौड़ाई में वृद्धि कराता है ना, दोनों के लिए। तो यहाँ पर तना भी नाम हो सकता है और मूल भी हो सकता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बताओ। संधि युक्त जो भाग होते हैं ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखना, ये संधि युक्त जो भाग होते हैं वो पदार्थों के परिवहन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं कि तने में नीचे से जो चीजें जा रही हैं, समझ में आ रही है ना, जो नीचे से जो चीजें जा रही हैं उनका परिवहन आगे कैसे करना है, ऊपर से जो आ रही हैं पत्तियों से जड़ों की ओर उनका परिवहन कैसे करना है। समझ में आ रही है। तो पहला कार्य होगा, क्या कार्य हो गया इनका, ध्यान से सुनिएगा, परिवहन नियंत्रण। क्या हो गया, परिवहन नियंत्रण। अब कहोगे सर किस किस का परिवहन नियंत्रण बताओ, तो अपन कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पानी, भोजन, कुछ भी हो कोशिका में, है ना। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट भाग, अपन ने गन्ने में इनमें देखा होगा कि जहां पर ये जॉइंट होता है वहां से पत्तियां भी निकली होती हैं, ऐसे पत्तियां निकली होती हैं, देखी नहीं देखी। तो ये जो पत्तियों का संधि स्थल होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, पत्ती का जुड़ाव भाग होता है। ध्यान से सुनना। तो क्या क्वेश्चन आ जाता है, पत्तियां जिस भाग से जुड़कर निकलती हैं वो कौन सा विभज्योति उत्तक का भाग है, पहला, दूसरा या तीसरा या सभी। तो आंसर कौन सा मानना अपन को, दूसरा वाला। समझ में ये नहीं है बताओ, ये बात क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। चलो फिर भी सर और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसमें से, तीसरा क्वेश्चन और भी आ सकता है। कई बार अपन ने देखा होगा कि दूब घास होती है, देखा नहीं देखा, वो इस तरीके से पड़ी पड़ी बढ़ती है, एक डायरेक्शन में बढ़ती है, उसकी दिशा होती है, चाहे वो इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े। तो उसी जॉइंट वाले भाग से ऐसे कुछ जड़ें निकल जाती हैं। क्या निकल जाती हैं, जड़, जिनको अपन कहते हैं अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़, एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़। कहां से निकली, इसी जॉइंट से। तो यहां पर तीसरा कार्य क्या हो गया बताओ, तीसरा कार्य हो गया जड़ें जुड़ी होती हैं या जड़ों का निर्माण होता है। 3 क्वेश्चन याद हो गए। पदार्थों के परिवहन की मात्रा निर्धारण कौन करता है, संधि वाला। पत्तियां कौन से भाग से जुड़ती है निकलती हैं, मध्य वाला संधि युक्त भाग। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जड़ें, कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, है ना, उसी तरीके की। तो ये अपस्थानिक जड़ें जो निकलती है वो भी कहां से निकलती है, दूब घास के अंदर, मध्य वाले भाग से। याद रख लोगे, इतना सा ये इंपॉर्टेंट भाग था। लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कि पार्श्व विभज्योत की उत्तक क्या कार्य करता है, ये वाला जो भाग लिखा था मैंने विभज्योत की उत्तक, इसमें अगर आपसे पूछे कि पार्श्व विभज्योत की उत्तक क्या कार्य करता है, तो देखो समझना इस चीज को। पहला कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य क्या निकल के आएगा अपने सामने, सबसे पहला जो यहाँ पर सबसे खास है, बहुत सारे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भाग होगा उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा। समझना है मेरे भाई इसको कि कैसे याद रखें। जब तना जब मोटा होता है तो उसके अंदर कौन सी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि। तो देखो द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी, कैसे लिख सकते हैं इसको, तृतीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है, तीसरा वाला, पार्श्व विभज्योत की उत्तक। अब क्या मतलब होता है द्वितीयक वृद्धि, तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है चौड़ाई में वृद्धि। तो एक और इंपॉर्टेंट नोट याद कर लो, प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा। तो अपन बोलेंगे लंबाई में वृद्धि, ग्रोथ इन लेंथ, वृद्धि में लंबाई। समझ में आई ना। तो एक बच्चा है उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, कौन सी वृद्धि गिनेगी उसकी, तो अपन बोलेंगे प्राथमिक। वो मोटा होने लग गया, अब उसमें कौन सी वृद्धि का जिक्र होगा, द्वितीयक वृद्धि का। तना धीरे धीरे मोटा हो रहा है, कौन सी वृद्धि आ जाएगी, द्वितीयक वृद्धि। लेकिन तना लंबा हो रहा है तभी प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। याद रख लोगे। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट भाग,
अब एक चीज और याद रखना है कि तना जितना चौड़ा होगा तो क्या करेगा, सपोर्ट भी तो देगा ना। तो मैं बोल सकता हूं पादप की स्थायी, ध्यान से सुनना, दो चीजें आती हैं, स्थायी घटना के बारे में बता रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। जब तना मोटा आ जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिट्टी में रुके रहने की, मतलब स्थायी लंबवत अवस्था प्राप्त होगी। वो लंबे समय तक टिका रह सकता है। एक जो छोटा तना होता है उसके अंदर जो पतला होता है उसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लंबी हो जाएगी, मतलब इसके अंदर बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसका काफी लंबे समय तक स्थायित्व बन जाएगा। समझ में आ गई ना। तो ये इसके 3 भाग थे। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। विभज्योत उत्तक क्या होता है, विभाजनशील उत्तक। विभाजनशील का क्या फायदा होता है, जिससे आकार में वृद्धि। तो क्वेश्चन एक और बन गया सीधा सा, विभज्योत उत्तक के कारण क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। अपन ऐसे बोल सकते हैं प्राथमिक या द्वितीयक, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि होती है। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ये आगे जाके कौन सा उत्तक बनाता है, बताओ, स्थायी उत्तक बनाता है। समझ में आ गया ना। इसके कितने भाग होते हैं बताओ, 3 भाग होते हैं। तने में मैंने समझाया, याद रख लोगे, कौन सा भाग होता है जिससे पत्तियां जुड़ी होती हैं, कौन सा भाग होता है जिससे मूल नीचे की ओर वृद्धि करती है, तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, मतलब आगे वाले भाग से वृद्धि होती है। समझ में आ रही है ना। वो कौन सा भाग होता है जो पादप में द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा भाग, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। सिर्फ आपको इतना सा पढ़ना है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं इसी में ही आगे भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला जो भाग है वो अपन क्या रिपीट करेंगे इसी चीज में कि सर हार्मोन्स का जिक्र बताओ। इसमें मुझे कहीं हार्मोन्स का जिक्र नहीं मिला, तो मुझे हार्मोन्स का जिक्र बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो ध्यान से सुनना, एक अलग हटके क्वेश्चन बता रहा हूं, जो एनटीपीसी वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, खास बात है। शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक में जिस हार्मोन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो हार्मोन है ऑक्सिन। कौन सा होता है, ऑक्सिन। और इसको किताबों में और छोटी क्लासों में ऐसे समझाया जाता था कि जब कोई देखो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूरज की मुंह करके, सूरज की तरफ मुंह करके ग्रोथ करता है। जिधर सूरज होता है उधर ही उसका मुंह हो जाता है। ऐसा क्यों, मान लो कि मेरा हाथ ऐसे है, ये ऊपर का फ्लावर है, अब ये मान लो सूरज उधर की ओर है, सन उधर की ओर है, तो ये उधर की ओर मुड़ गया। क्यों मुड़ा, यहाँ पर जो ऊपर की ओर जो ऑक्सिन हार्मोन था उसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरने से वो टूट जाएगा, टूटने से वो इधर की ओर आ जाएगा। किधर की ओर आ जाएगा, छाया वाले भाग में संचित हो गया। इधर धूप गिर रही है तो ये क्या होगा, अब इधर वृद्धि रुक जाएगी, इधर ये ऑक्सिन हार्मोन है और इधर इनमें कोशिकाओं में विभाजन होगा, वृद्धि होगी और धीरे धीरे सूरज की ओर कौन मुड़ रहा है, सूरज की ओर कौन मुड़ रहा है, सनफ्लावर, सूर्यमुखी। समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसके शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन काम कर रहा होगा सबसे ज्यादा, आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, जिसको एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वृद्धि तो करा रहे। चलो जी, संधियुक्त के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसके लिए पूछते हैं कि पार्श्व विभज्योतकी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो यहां पर साइटोकाइन का। किसका होता है, साइटोकाइन उत्तक का। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी एक लॉजिक छुपा है। कहोगे सर हम कैसे याद रखें, हम भूल जाएंगे इस चीज को, है ना। तो कैसे याद रखोगे, इसमें नाम आ रहा है साइट। क्या नाम आ रहा है, साइट। और साइट का मतलब क्या होता है बेटा, कोशिका। और यहां पर किसका जिक्र करना है, कोशिका में विभाजन का जिक्र करना है, मतलब कोशिका विभाजन करवाता है साइटोकाइन हार्मोन। और ये दोनों ही कौन से प्रकार के हार्मोन है, तो दोनों ही हार्मोनों का जिक्र हो तो बोल देना ये दोनों ही कौन से प्रकार के हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। समझ में आ गई ना बात। तो ये इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी में से ही जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा और इससे मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा कुछ बन सकता है। समझ में आई ना। हार्मोन मैंने बता दिया, इसके कार्य कौन कौन से
ऑप्शन के रूप में दे सकता है, मैंने वो भी बता दिया। प्लस साथ में ये भी बता दिया कि इसको अगर अपन सारांश में विभज्योत उत्तक के कार्य लिखे तो इसके कार्य और इसके कार्य तीनों को मैं यहाँ लिख सकता हूं, तो वो किसके कार्य कहलाएंगे? विभज्योत उत्तक के। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो समझ में आ गया दोस्तों आपको पहला भाग। तो उत्तक का अपन ने पादपों में पहला भाग पढ़ा था विभज्योत उत्तक। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आपको कौन सा भाग नहीं समझ में आया और कौन सा भाग सबसे ज्यादा समझ में आया, ये आप कंफर्मली भूलिएगा मत, पक्के से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो प्लीज, हम नहीं कह रहे कि आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनके बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।